Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 9, Subject Social Science, Chapter number 3, Movements Towards a New World, Part 1. So, in last video we discussed about the First World War. Here we are going to discuss about the Second World War and establishment of United Nations. Due to United Nations, still we are remain from World War III. If in future World War III will be occur, then I'm sure that the whole world, whole earth will be destroyed in a day. So thanks to United Nations that finally we formed that kind of strong international institution which can help to prevent World War III. So here we are going to discuss about World War II. World War II was more destructive than World War One. The main event of the World War II was use of atom bomb. When America thrown two atom bomb on Japan, Hiroshima and Nagasaki, then the whole world shook with that shock. That this kind of destruction also happened. And today we all know that all the countries of the world having their nuclear weapons. If the war occur due to any reason, then all the countries use their nuclear weapons on each other and the earth will be destroyed in a day. So it is very important to understand about the circumstances in which circumstances this kind of wars were held in the history. That is the concept and that is why you are studying this history. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने जो डिस्ट्रक्शन देखा वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से कुछ भी नहीं था। हमें पता है कि भाई सबसे पहले इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज जो थी यूरोपियन नेशंस की, उनकी वजह से ही कंपटीशन क्रिएट हुआ। कंपटीशन के थ्रू एक हेटेड की फीलिंग, जेलेसी की फीलिंग्स क्रिएट हुई। उसकी वजह से ग्रुपिज्म हुआ। फिर जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक करके उसके दो रीजन्स लॉरेंस और दूसरा जो उसका रीजन जर्मनी ने अपना कंट्रोल में लिया था वो था एप्सेस एंड लॉरेंस। ये दो रीजन जर्मनी ने कैप्चर कर लिए। उसकी वजह से रिवेंज की फीलिंग आई। फिर ग्रुपिज्म, मिलिटरिज्म, फिर फाइनली ऑस्ट्रिया के प्रिंस के ऊपर अटैक हुआ, उसकी वाइफ और उसका मर्डर हो गया। फिर ऑस्ट्रिया और साइबेरिया के बीच में वॉर चालू हुई, उसमें जर्मनी एंटर हुआ और फिर दो ग्रुप बने, अलाइड नेशन और एक्सिस नेशन। ऑस्ट्रिया की फेवर में फ्रांस, ब्रिटेन सब आ गए। फिर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। फिर फाइनली जर्मनी जब डिफीट हुआ तो वर्ल्ड वॉर वन वहाँ पे एंड हुआ। तो जर्मनी और फ्रांस की जो ट्रीटी हुई थी वो थी फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। और जर्मनी और अलाइड नेशन के बीच में जो ट्रीटी हुई थी वो थी फ्रैंक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अकॉर्डिंग हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जर्मनी के ऊपर इतनी पेनल्टी इम्पोज की गई कि खुद जर्मन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और जो रिवेंज की फीलिंग थी वो और स्प्रेड हो गई। तो सब जर्मन चाहते थे कि इसका बदला लेना ही है। ऊपर से जब लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ तो वहाँ पे जो पावरफुल कंट्रीज थे फ्रांस और ब्रिटेन, उनका डोमिनेंस ज़्यादा था। तो जापान, इटली ये सब डिससेटिस्फाई थे। तो कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इटसेल्फ द रीज़न ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो एक बार चैप्टर 2 के सारे वीडियोस देख ले तो उनको ये पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। अब वहाँ से स्टोरी किस तरह से चालू होती है। लीग ऑफ नेशन फेल हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने में। उसके रीजंस क्या थे
और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, ये सब डिटेल्स इस चैप्टर में है। So before I start this video, I would like to tell you that like the video, subscribe the channel, press the bell icon, and share the videos on your social media platform. अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये एजुकेशनल वीडियो है, तो आपको एक प्रॉपर कंडीशन में बैठ के ही ये वीडियो देखना है, और साथ में नोटबुक और टेक्स्ट बुक आपको, बॉल पेन आपको साथ में रखनी है कि जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो वो आपको नोट डाउन करना है, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड है वो आपको सबसे पहले नोट डाउन कर देनी है, चैप्टर के नंबर और नाम के साथ। तो ये वीडियो में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन से चालू होगा जो ऑलरेडी मैंने चालू कर दिया है। फिर फैसिज्म इन इटली, इटली में क्या सिचुएशन थी। नाजिज्म इन जर्मनी, हिटलर आया। मिलिटरिज्म इन जापान, global depression, causes of World War II and outline, effects of World War II, United Nations, organs of UN and activities, and finally exercise. तो ये आप नोटबुक में लिख दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे मैंने बोला कि भाई वर्ल्ड वॉर टू जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट थी पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो साइंटिफिकली और मेडिकल फील्ड में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो उससे पहले कभी हुआ नहीं था। अब जब इतना डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड ने देख लिया तो एक सोच आई कि अगर ऐसे ही अगर वॉर चलती रही तो ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आई कि अब कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस देना है सबको कि वर्ल्ड में पीस भी बनी रहे और सबका डेवलपमेंट भी हो। तो ये एक न्यू वर्ल्ड के साइड हमारा फर्स्ट स्टेप था। Further global progress is now possible only through a quest for universal conscious in the movement toward a new world order. Mikhail Gorbachev 1988, Henry Kissinger 1991, Nelson Mandela October 1984। ये जो वर्ल्ड के लीडर थे उनका ये ओपिनियन था, पर हमें वो टाइम की बात करनी है जहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर चालू हुई थी। इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 1939। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल बिकेम इकोनॉमिकली पुअर, क्योंकि सब पैसा जो था वो वेपन्स प्रोड्यूस करने में चला गया था। द इमीडिएट गवर्नमेंट्स इन पावर वेर अनसक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग दिस कंडीशन। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जिस कंट्री में जो भी गवर्नमेंट आई वो सक्सेसफुल नहीं हुई जो लोग थे, जो पीपल्स थे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में से सबका भरोसा चला गया। डिक्टेटरशिप बिगन इन सम कंट्रीज विच बिकेम अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कुछ कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप चालू हो गई, और यही रीज़न था कि ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो इसमें जो बेसिकली जो मेन 4 रीजंस है वो उसमें है फैसिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, मिलिटरिज्म इन जापान, ग्लोबल डिप्रेशन 1929 टू 32। तो ये 4 ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई। उसमें से पहला रीज़न देखते हैं, फैसिज्म इन इटली। In the First World War, Italy was one of the side of the winning nation and fought for those nation. तो इटली जो था वो अलाइड नेशन के ग्रुप में था। It incurred a massive expenditure of $12 billion, lost lives of 6 lakh soldiers. इटली ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वहाँ पे $12 बिलियन का एक्सपेंस किया था, उसके 6 लाख सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। Yet the other winning nations took over the choicest territories, ignoring Italy. तो फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी चॉइस से अपनी अपनी चॉइस की जो टेरिटरी अपने कंट्रोल में लेनी थी जर्मनी की वो ले ली, और इटली के हाथ में कुछ नहीं लगा। इटली वॉज एंग्री एंड फर्स्ट्रेटेड। तो इसकी वजह से इटली फर्स्ट्रेट हो गया था, नाराज़ हो गया था। Italy, its nationalistic feeling was hurt, for which Italians considered its government responsible and was more than anger to avenge this national humiliation as soon as possible.
तो इसकी रीज़न लोगों ने गवर्नमेंट को ठहराया कि भाई गवर्नमेंट की वीकनेस थी, और ये जो इंसल्ट हुआ था उसका उनको बदला लेना चाहते थे। इन ऑर्डर टू स्लेवेज मीन्स जो बचा हुआ होता है उसको स्लेवेज बोलते हैं। इटली फ्रॉम सच अ डायर सिचुएशन बेनिटो मुसलिन लॉन्च द फैसिस्ट पार्टी। अब यहाँ पे बेनिटो मुसलिन की एंट्री हुई, मुसोलिनी ये है, और उन्होंने पीपल को गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया अपना लेक्चर देते देते। ये भी है राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। आप देख सकते हैं यहाँ हिटलर भी है और मुसोलिनी भी है। तो ये आपको एक बेनिफिट है कि आप जब ये वीडियो देखते हो तो ये जो भी डिटेल्स है उसके आप पिक्चर्स भी देख पाते हो, और इससे इससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। तो इटली की सिचुएशन को देखते हुए बेनिटो मुसोलिनी ने फैसिस्ट पार्टी बना दी। ही अडोप्टेड अ बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्सिस, अ सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन एम्पायर। तो उसका जो सिंबल था ये था बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्सिस। Fascism has evolved from the Italian word fascich, which means absolute control of the state on all things. तो फैसेज का मतलब ये था, यहाँ पे एक स्लाइड भी है, आप देख सकते हैं कि इन 1919 मुसोलिनी एस्टेब्लिश कॉम्बैट ग्रुप्स फैसिशियो डी कॉम्बाटिमेंटो, यूज सिंबल फ्रॉम रोमन एम्पायर, यूनिफॉर्म ब्लैक शर्ट, सपोर्ट फ्रॉम एक्स आर्मी ऑफिसर, स्टूडेंट्स, मिडिल क्लासेस, सबका उसको सपोर्ट मिला। 1921 मुसोलिनी फॉर्म्स नेशनल फैसिस्ट पार्टी। तो फैसिज्म में क्या होता है, तो इन द 1920s एंड 30s फैसिज्म मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑल फॉर्म ऑफ फैसिज्म हाउएवर सेट सम बेसिक फीचर, जैसे कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अपने कंट्री के लिए बहुत ही एक्सट्रीम अग्रेशन रहता है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एक्शन, वायलेंस, डिसिप्लिन एंड अबव ऑल ब्लाइंड लॉयल्टी टू द स्टेट, rejection of enlightenment, faith in reason and the concept of equality and liberty, rejection of democratic ideas, pursuit of aggressive foreign expansion, and glorification of warfare as a necessary and noble struggle for survival। तो ये फैसिज्म में इस तरह की मेंटालिटी हो जाती है लोगों की। अब यहाँ पे बेनिटो मुसोलिनी की पार्टी जो फैसिस्ट पार्टी थी उसका एक्सपांसन कितना स्पीड से हुआ वो है। सिंस द 1870 द किंगडम ऑफ इटली हैड proved too weak to deal with the country's growing problems. Italians felt slighted, and as a result of the peace without victory outcome, World War I debts, unemployment, uncontrollable strikes, communist, socialist and anarchist threat, Italian government had to make a choice, fascism or communism। तो गवर्नमेंट के पास चॉइस आ गई। वैसे देखने जाए तो गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस रही ही नहीं थी, क्योंकि मुसोलिनी ने फैसिस्ट पार्टी बना दी थी। Mussolini's maxim was one party, one leader. He gave military training to his party volunteers who wore black uniform. After coming to power, Mussolini captured Rhodes and Dodecens Island from Turkey। तो ये दोनों आइलैंड हैं, रोडेस और ये पूरा ग्रुप है डोडेसेंस आइलैंड का। ये जो है ये छोटे छोटे आइलैंड देख रहे हैं, ये पूरा ग्रुप जो है वो डोडेसेंस आइलैंड बोला जाता था। आफ्टर कमिंग टू पावर, मुसोलिनी ने रोडेस और डोडेसेंस आइलैंड को अपने कंट्रोल में कर दिया। ही ऑल्सो वॉन अल्बेनिया, एबेसनिया एंड फिल्मपोर्ट इन 1942। तो ये उसकी पिक्चर है अल्बेनिया की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इटली के एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे है। तो ये एक्सपांसन होने लगा, मुसोलिनी ने इटली का एक्सपांसन करना चालू कर दिया। ये जो इथोपिया है वो टाइम के एबेसिनिया था, और जो थर्ड फम पॉट ये उसकी सैटेलाइट
फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, ये पूरा फॉर्म पॉट है। तो ये सब मुसोलिनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। After this victory, Mussolini snapped all ties with the League of Nations and joined the Rome, Berlin, Tokyo axis. तो यहाँ पे जब इतना कंट्रोल आ गया तो मुसोलिनी ने इटली का जो लीग ऑफ नेशन में मेंबर थे वहाँ से नाम डिनोमिनेट करवा दिया और रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस जो जापान और यूरोपियन नेशंस के बीच में हुई थी उसमें वो मेंबर बन गए। थस इटली बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसकी वजह से इटली भी एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिस्पॉन्सिबल कंट्री बन गया। फिर जो नेक्स्ट स्टेप था वो था नाजिज्म इन जर्मनी। तो जर्मनी तो वैसे ही पूरी इकोनॉमी रुइन हो गई थी, उनको तो बदला लेना ही था, तो उनका जो इंटेंशन था वो क्लियर ही था। German had lost the First World War. It was economically ruined. Paris peace process had compelled Germany to sign the Treaty of Versailles. Germans were extremely angry with this unjust treaty. Adolf Hitler joined the National Socialist German Worker Party in 1990. तो ये उनका सिंबल हुआ करता था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। जर्मनी हिटलर ने 1990 में ये ज्वाइन किया। अब यहाँ पे इसका देखिए आप, ये है हिटलर, देख लीजिए, आपको हिटलर आज देखने को मिल रहा है। इससे हमारे सुभाष चंद्र बोस भी मिले थे, वही टाइम पे हमारे यहाँ पे भी बहुत मूवमेंट चालू थी। This party came to be known as the Nazi Party. The Nazi philosophy included nationalism and socialism. After the death of the German president Hindenburg, तो ये है हिडेनबर्ग, आप देख सकते हैं ये, और ये है ट्रीटी ऑफ पीस, वर्सेल्स ट्रीटी, जिसकी वजह से जर्मन के अंदर रिवेंज की फीलिंग आई थी। ये देखिए हिडेनबर्ग के साथ हिटलर। अब हिटलर का ऐसा स्माइल करता फ़ोटो आपको यहाँ ही देखने को मिलेगा, बाकी हिटलर के आप कितने भी फ़ोटो देख लीजिए वो उसमें उसकी स्माइल आपको कहीं दिखेगी नहीं। तो ये आपको एक बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। तो इनकी डेथ के बाद हिटलर एज्यूम द पोस्ट एंड एस्टैब्लिश हिज डिक्टेटोरियल रूल। तो हिटलर उनके करीब था, इसलिए उनकी डेथ के बाद वो डायरेक्ट ही अपने हिसाब से ही रूल पे आ गया। ही एडोप्टेड stern and aggressive policies and led the German toward narrow nationalism. German considered Hitler as a Führer, यानी सेवियर। तो जर्मन के लोगों को, उनकी फीलिंग्स को वो जानता था, और ये भी काफ़ी नैरो नेशनलिस्ट था हिटलर। तो उसने लोगों को अपनी फेवर में कर दिया, और एक नाजी सोल्जर्स की टीम उसने बना दी, और जर्मनी के आजू बाजू को रीजन को उसने कैप्चर करना चालू कर दिया। तो जो जर्मन इकोनॉमी 1990 में रुइन हो गई थी वो 1929 और 1939 तक और स्ट्रांग हो गई। नाजी सोल्जर्स वर ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते थे, एंड स्टक अ रेड स्ट्रिप ऑन देयर सोल्जर्स एंड वॉर अ सिंबल ऑफ स्वस्तिक। पर ये स्वस्तिक उल्टा स्वस्तिक है, जो हमारे हिंदुओं में होता है वैसा सीधा नहीं है। Hitler's authoritarian and militarist nature became obvious after coming to power. His main aim was the emergence of Germany as a major power. In the name of purification of the German race, his policies were targeted the exterminating Jews and Gypsies and mentally challenged people. तो Jews और Gypsies थे, उनको मारने में इसको मज़ा आता था, और प्यूरिफिकेशन के नाम पे वो ये सब मर्डर करवा देता था। विच इज़ नॉन बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनन्यूमरेबल यूरोपियन जूस लॉस्ट लाइफ्स, क्योंकि ये जो जूस थे वो यूरोप के थे और इनको यूरोपियन के ऊपर काफ़ी गुस्सा था, तो उसकी वजह से काफ़ी जूस को मारा गया, विच इज़ नॉन एज द होलोकॉस्ट। तो ये है होलोकॉस्ट, the execution of 6 million Jews by German Nazis during World War II. 6 मिलियन Jews को मार दिया गया। The Nazis did not want to just exterminate the Jewish race but also humiliate the people and their culture.
concentration camps, ghettos, and extermination camps would be built ऑल ओवर नाजी ऑक्यूपाइड यूरोप। यानी यूरोप के बहुत सारे रीजन इन लोगों ने कॉन्कर्ड कर लिए। हिटलर्स expansionism, military action against neighboring countries, and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reason for the same। तो वापस जर्मनी रीजन बना सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी, क्योंकि हिटलर के टाइम में जर्मनी और पावरफुल हो गया था, उसके आजू बाजू के छोटे छोटे नेबरिंग कंट्रीज़ को इसने कॉन्कर कर लिया था, और जो जर्मनी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी उसको इसने वापस पावरफुल बना दी। उसके साथ में एक रीज़न है मिलिटरिज्म इन जापान। According to the Treaty of Versailles 1919, Japan got the benefit of the provinces of China. England and France distributed many regions of Germany between them. Japan was quite displeased with this. तो जापान को खाली चाइना के कुछ प्रोविंस मिले, इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के बहुत सारे रीजन आपस में ही बांट लिए, और इससे जापान नाराज़ हो गया। इन द 1921-22 वॉशिंगटन मीट, जापान हैड टू एग्री टू Japan had to agree to have only 35% of the English and American naval force। अब 1921-22 में जो वॉशिंगटन मीट हुई उसमें जापान को बोला गया, ये शायद उसका फ़ोटो है वॉशिंगटन मीट का, और यहाँ पे जापान को बोला गया कि वो अमेरिका और इंग्लैंड के मुकाबले 35% ही नेवी रख सकते हैं। तो इससे और सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो गई। जापान ऑल्सो हैड टू वैकेंट द आइलैंड ऑफ साखालिन एंड साइबेरिया। जापान को ये दोनों आइलैंड, साखालिन आइलैंड जो था वो खाली करना पड़ा, और ये साइबेरिया का आइलैंड है ग्रीन पोर्शन में जो आप देख रहे हैं, नहीं रेड पोर्शन में जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये जापान को खाली करना पड़ा, वैकेंट यानी खाली करना। तो इससे जापानीज जो थे उनकी फीलिंग हर्ट हो। द जापानीज यूथ वॉज एंग्री एट दिस। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर इलेक्शन इन जापान एंड द पार्टी सपोर्टिंग मिलिटरिज्म गॉट द मेजोरिटी। तो जो पार्टीज मिलिटरिज्म को सपोर्ट करती थी उनकी विन हुई। द मिलिट्री नेशनलिज्म ऑफ जापान एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशनिज्म। जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। जापान में लीग ऑफ नेशन परमानेंट नहीं, उनकी परमानेंट नहीं थी। अब ये जापान मिलिटरिज्म वहाँ पे मिलिट्री रेडी करने लगे। ये ओवरव्यू है। जापानीज मिलिटरिज्म रिफर टू द आइडियोलॉजी इन द एम्पायर ऑफ जापान दैट मिलिटरिज्म शुड dominate the political and social life of nation and that the strength of the military is equal to the strength of a nation। यानी मिलिट्री की ताकत ही देश की ताकत थी। ये है रीज़न फॉर जापानीज इम्पीरियलिज्म। तो द डिज़ायर ऑफ द मेइजी रिफॉर्म्स टू रेजिस्ट डोमिनेंस by Western power and always been one of the main goal of the Meiji restoration। Therefore, alongside economic reform came military reform। फोकोकू क्यो नी रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते थे वो कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बताते हैं कि किस तरह की फीलिंग लोगों के अंदर थी, लोगों के मन में क्या सोच थी। वो अग्रेशन इन मंचूरिया। तो जापान ने द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इम्पीरियलिस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ जापान। जापान कैप्चर्ड मंचूरिया एंड एस्टैब्लिश मंचिको गवर्नमेंट इन 1932। तो यहाँ जापान ने मंचूरिया को कैप्चर कर लिया और यहाँ पे मंचूको गवर्नमेंट बना दी। ऑल्सो इट कैप्चर कोरिया, मंगोलिया, सेंटंग एंड सम प्रोविंस ऑफ चाइना। इट इम्प्रूव्ड इट्स रिलेशन विद जर्मनी एंड इटली, क्योंकि जर्मनी और इटली दोनों हर्ट हो गए थे। जर्मनी तो हर्ट ही था, इटली भी हर्ट हो गया था। तो जापान ने इनके साथ अपने रिलेशन डेवलप किया है एंड लेट लूज इट्स स्ट्रिंग एंड इम्पीरियलिज्म। आफ्टर एम्पेरियर मेइजी, एम्पेरियर हिरोहितो 1936 also encouraged these activities
तो ये है हिरोहितो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हिरोहितो है यहाँ पे, ये वाले। तो इन्होंने और ये पॉलिसी को एनकरेज किया। थस जापान स्नैप्ड ऑल इज टाई विद द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, और 1933 में जापान भी लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया। तो इस तरह से लीग ऑफ नेशन वीक होने लगा। अब इसके बाद एक जो प्रॉब्लम आया था वो ग्लोबल डिप्रेशन था 1929 टू 32। पूरे वर्ल्ड में इतना पैनिक हो गया था, सब बिजनेस डाउन हो गए थे, पूरी इकोनॉमी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी। अब तक जो इकोनॉमी थी वो फाइनेंशियल पॉलिसी के ऊपर चलती थी। जब इकोनॉमी का पोर्शन आएगा तब हम ये डिस्कस करेंगे अलग अलग पॉलिसीज़ पर। अब तक जो भी कंडीशंस थी वो इकोनॉमी जो लॉन्च हुई थी वो एडम स्मिथ ने जो साइंटिफिकली स्टार्ट की थी उसको फॉलो कर रही थी। अब ये ड्यूरेशन में ये जो इकोनॉमिकल डाउनवर्ड्स था वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो टाइम पे एक नया इकोनॉमिस्ट आया जिसको बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जॉन मेयर केन्स। और जॉन मेयर केन्स ने नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाई थी जो हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक में बात करेंगे। पर सिचुएशन वर्ल्ड की इतनी ख़राब हो गई थी कि कहीं पे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कहीं पे मनी रोटेशन नहीं हो रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं था, सब अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और पूरा वॉल स्ट्रीट यानी इंटरनेशनल शेयर मार्केट जो था वो डाउन टू अर्थ हो गया था। तो ग्लोबल डिप्रेशन ऑफ 2932 आप यहाँ पे देख सकते हैं सिचुएशन कि कैसे ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा है। ये देखिए 1932 में सिचुएशन देखिए कहाँ पे आ गया, 1928 में वो कहाँ था। तो ये ग्लोबल डिप्रेशन आ गया इसको बोलते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो पूरी की पूरी डाउन हो गई। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए ये माइनस में चला गया था, -15 तक पहुँच गया था। तो ये सिचुएशन दिखाता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या सिचुएशन रही होगी। यहाँ पे न्यूज़पेपर में ऐसे न्यूज़ आते थे, वॉल स्ट्रीट इन पैनिक एज स्टॉक्स क्रैश, यानी सब लोग एक साथ में अपने जो भी शेयर्स थे वो मार्केट में सेल करने के लिए दौड़ पड़े, और इसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया। ये वॉल स्ट्रीट है लंदन की, जहाँ पे ये ट्रेड होता है। ये ग्रेट डिप्रेशन की इफेक्ट, मास अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल बिकेम डेस्परेट फॉर लीडर हु वुड डू समथिंग, यानी जो भी अभी तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था इंडस्ट्रीज़ का वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। 1929 में यहाँ पे थे, 1931 में यहाँ पे पहुँच गए, पूरा का पूरा डाउन। आप देख सकते हैं कितना कोलैप्स हुआ होगा। तो the heads of most of the European nations had the belief that with the end of the World War I, even the post-war problem of the world will come to an end. But this proved wrong. Suddenly, a large number of shares began to be sold in the Wall Street stock market, causing the stock market to crumble. This was called as the Wall Street crisis by the critics 24th October 1929. This crisis shook the whole world and uh, settled the economic condition of the nations, giving birth to the Great Global Depression. Most of the nations of the world were affected by this. Even a superpower like Great Britain had to sacrifice its policy of keeping gold reserve against its currency pound. This affected the other nations of the world and international trade and industry. Prosperous nations like America also had to impose strict measures. Global trade was reduced to half. Thus World War II started getting its outline. तो यहाँ अब पूरे दुनिया में लोग बेकार हो गए थे, किसी के पास कुछ काम बचा नहीं था। इसके रीजंस क्या हुए, तो मॉनेटरी पॉलिसी कोलैप्स हो गई, हायर टैरिफ एंड वॉर डेब्ट्स, वॉर में जो भी कर्जा लिया था वो बढ़ रहा था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, फार्म क्राइसिस हो गई, इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई, ओवर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में कम हो गया। 1928 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे,
अमेरिका में, वहाँ वहाँ के इश्यूज़ थे। तो ये सब रीजंस की वजह से पूरी वर्ल्ड की सिचुएशन ऐसी हो गई कि लोग एकदम बेकार हो गए। अब लोग ऐसे लीडर को ढूंढ रहे थे जो अपनी कंट्री को ऊपर ले आए। अब ऐसे टाइम में जर्मनी में, जापान में, इटली में जो लीडर्स थे, मुसोलिनी, मेइजी, हिरोहितो, जापान में, जर्मनी में हिटलर, तो उनकी पॉलिसी में लोगों को ट्रस्ट हो गया कि अब ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यही रास्ता सही है। और ये पूरा सिनारियो बन चुका था वर्ल्ड वॉर के लिए। ये सब रीजंस है वर्ल्ड वॉर के लिए कि वर्ल्ड वॉर होने के लिए जो मेन रीजंस चाहिए थे वो क्या थे। तो ये सब इसके रीजंस थे। इसके अलावा जो इमीडिएट इफ़ेक्ट थी या इमीडिएट रीजंस थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही थे। ग्रुपिज़म हो रहा था, पैसी नेशनलिज्म था, मिलिट्ररिज्म हो रहा था, लीग ऑफ नेशन फेल्ड हो गया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का प्रॉब्लम था, इम्पीरियलिस्ट एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर, जर्मन अटैक टू पोलैंड एंड इमीडिएट कस। तो ये सब रीजंस क्या थे और किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुई, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो भी मैंने डिस्कस किया है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कॉसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।